नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 4 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो एडिटोरियल सेक्शन में आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है सर्टेनली नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर द यूएस। इसका हिंदी में टाइटल है निश्चित रूप से अमेरिका के लिए सड़क का अंत नहीं है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भले ही अफगानिस्तान से बाहर निकलना विभिन्न कारणों से विनाशकारी था, लेकिन इसे अमेरिका का अंत घोषित करना एक गलतफहमी है। अफगानिस्तान का भविष्य अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान से हटने के बाद यह बहस अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य पर आ गई है। इतिहास में पहली बार यह हो सकता है कि किसी शासक को 20 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए दंडित करने की मांग की गई हो। पैक अमेरिकाना काबुल में मृत्यु हो गई है, एक राजनीतिक विचारक घोषित करता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो पश्चिम के लंबे प्रभुत्व पर से पर्दा हटा देगा, वह भविष्यवाणी करता है। दूसरों का कहना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्तीफा दे देते हैं तो नुकसान सीमित हो सकता है। कुछ अमेरिकी कांग्रेसियों ने श्री बाइडेन को एक प्रश्नावली सौंपी है जिसमें तालिबान द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने जैसे मुद्दों को उठाया गया है। दया की बात है कि इस बात पर कोई महत्वपूर्ण राय नहीं है कि अमेरिका को अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए था या अमेरिका को अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करना चाहिए। अमेरिका ने गलत तरीके से सही काम किया। घटना को परिभाषित करना। अमेरिका की वर्तमान दुर्दशा को समझने के लिए हमें 9/11 के आतंकवादी बमबारी पर वापस जाने की जरूरत है, जो एक खेल बदलने वाला वैश्विक अनुभव था। इसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदल दिया, जो परमाणु हथियार वाले राज्यों के परमाणु शस्त्रागार के आकार से निर्धारित होती थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता रखता था, कुछ आतंकवादियों के सामने शक्तिहीन हो गया, जिनके पास हथियार के रूप में केवल चाकू और कांटे थे। एक ही झटके में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के साथ शक्ति संतुलन, पारस्परिक रूप से सुनिश्चित करना, विनाश और परमाणु हथियारों की श्रेष्ठता के सिद्धांत धुएं में उड़ गए। एक बार जब हमले की जिम्मेदारी ओसामा बिन लादेन और अफगानिस्तान में आतंकवादियों पर लग गई, तो अमेरिका के लिए तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने और बिन लादेन का शिकार करने और उसे मारने के लिए जवाबी कार्रवाई करना अनिवार्य था। अमेरिका उपस्थिति के लाभ। अमेरिका ने अपने मिशन को बहुत कम समय में पूरा किया, लेकिन वह पीछे हटने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान सरकार तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों के हमले का सामना कर असमर्थ थी। भारत सहित पड़ोस देश अमेरिकी उपस्थिति को जारी रखने के पक्ष में थे। पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला, एक तरफ साझेदार और दूसरी तरफ दुश्मन। यह अमेरिकियों को थोपने की बात बल्कि अफगानिस्तान को एक निश्चित स्थिरता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। उनकी उपस्थिति का परिणाम इस क्षेत्र में सापेक्ष शांति का प्रसार था। सिवाय इसके पाकिस्तान ने तालिबान अमेरिकी उदारता के साथ धोखा किया। इस प्रक्रिया में अफगानिस्तान में सैनिकों ने मातृभूमि और अमेरिकियों की रक्षा, क्योंकि तालिबान और अन्य समूहों को अफगानिस्तान क्षेत्र में रखा गया था। इस समय जब वापसी के समय अमेरिकी विफलताएं समाचारों पर हावी हैं, यह याद करने योग्य है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति 2 दशकों तक आतंकवाद के खतरों को नियंत्रित करने में सफल रही। यह देखते हुए कि आतंकवाद व्यापक पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में समाप्त हो गया है और दुनिया भर में हमले और पीड़ित जो कि 9/11 की घटना में पीड़ित हुए थे, यहाँ उनके बारे में बात कर रही की तुलना में सालाना से 5 गुना अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी उपस्थिति के लाभों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, भले ही लागत अमेरिकी धन और जीवन के मामलों में उच्च था। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि श्री बाइडेन को दिया गया स्पष्ट जनादेश उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छोड़े गए ऑगियन अस्तबल को साफ करना था, और कैसे पूरी दुनिया और अधिकांश अमेरिकी नागरिकों ने राहत की सांस। अमेरिका के पास आखिरकार देश में नोवेल कोरोना वायरस महामारी और नस्लवाद का मुकाबला करने और दुनिया के केंद्र में अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए एक पूर्वानुमानित स्थिर और अनुभवी नेता था, जिसे चीनी हथियाने की उम्मीद कर रहे थे। श्री बाइडेन ने पेरिस समझौते पर लौटने, ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को आश्वस्त करने के कहा कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। उन्होंने चीन और रूस को स्पष्ट संकेत दिया कि किसी भी टकराव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां भी संभव होगा सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी अभी तक एक और अधूरा एजेंडा था जो उसे विरासत में मिला था। उसने जो किया वह केवल तालिबान के साथ हुए समझौते का पालन करने और एक समय सीमा की घोषणा करने के लिए था। इस उम्मीद में अफगान सेना अमेरिकियों और काबुल
सरकार द्वारा शिक्षित और सुसज्जित थी, शून्य में कदम रखेंगे। जैसा कि श्री बिडेन ने बताया, अफगानिस्तान के बारे में निर्णय केवल अफगानिस्तान के बारे में नहीं था, यह अन्य देशों के रीमेक के लिए प्रमुख सैन्य अभियानों के युग को समाप्त करने के बारे में था। लेकिन अगस्त 2021 के अंत तक हुई घटनाओं की श्रृंखला ने पूरी तरह से मिटा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ आंशिक रूप से सफल युद्ध का अच्छा अंत क्या होना चाहिए था। भले ही सैन्य सलाहकारों की ओर से गलत करना के कारण बाहर निकलना तक एक आपदा बन गया, जो दुखद और परिहार्य पराजय के लिए सेवानिवृत्त ध्वज अधिकारियों द्वारा निंदा करते हैं। इसे श्री बिडेन के लिए सड़क के अंत के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अनुचित और अनुग्रहहीन है। इतिहास शासकों द्वारा अत्यधिक की घटनाओं से भरा पड़ा है, जो अपने पक्ष में कई अन्य शमन कारकों से बच गए। उन मानकों के अनुसार बिडेन प्रेसिडेंसी के पास जीवित रहने का हर कारण है। जिस निर्णायकता के साथ उसने बाहर निकले मलबे को संभाला है, उसे स्वीकृति मिली। एक सच्चे कमांडर इन चीफ के रूप में वह अपने जनरलों के साथ खड़ा रहा और दोष ले लिया। उन्हें तालिबान पर हमला करने या अपसंरक्षकों के साथ विश्वासघात के लिए अफगान बलों की आलोचना करने के लिए बताया गया है। वास्तव में उन्होंने यह घोषणा करने के लिए अपने रास्ते से तालिबान निकास सुविधा में वे अपने रास्ते से हट गए तालिबान निकास सुविधा में, ताकि तालिबान का सुविधा में मदद प्राप्त, जो समय सीमा से पहले पूरा हो गया। दिलचस्प बात है कि बिडेन के अगस्त समय सारे अल्टीमेटम बदल गया। कई टिप्पणीकारों तर्क किया काबू विद्रोह, वियतनाम, ईरान, 9/11, इराक और कोविड-19 से भी बदतर था, क्योंकि अन्य विनाशकारी घटनाओं के कारण समय बीतने के साथ अपनी तीक्ष्णता को यह उन घटनाओं की भयावहता चाहे जो भी रही हो के लिए किसी भी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराएगा और हटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के मामले में 59% लोगों ने कहा कि वह किसी दोष के पात्र नहीं, केवल 2% ने जिम्मेदार ठहराया। हालांकि 1976 में चुनाव हार गए। लेबनान में राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के साहस की 1984 60% अमेरिका को आलोचना, लेकिन उन्होंने उस वर्ष बाद में चुनाव जीता। इन राष्ट्रपति के लिए राष्ट्र की सेवा करना जारी रखने कई कारण क्षेत्रों में उलटफेर करते हुए अफगानिस्तान के अनुभव से कड़वा सबक सीखे बाद अब तक राष्ट्र बिडेन पास देश का नेतृत्व करने का कोई विकल्प। एक सीएनएन कमेंटेटर ने टिप्पणी की वापसी ने 2022 में मध्यावधि और 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में नुकसान हुआ है। वे आसानी से कोई प्रभाव नहीं डाल कोई डूबता सूरज। इससे भी अधिक दुर्भाग्य यह निष्कर्ष है, एक बुद्धिमान नेता या एक सक्षम कमांडर सफलता के कारण अमेरिका खुद दुनिया में महाशक्ति एक नेता के कारण न तो डूबती है और न यह अब भी सबसे शक्तिशाली आर्थिक और सैन्य शक्ति है जिसके चारों अपना तारामंडल है। वास्तव में यह सुनिश्चित दुनिया से एक लोकतांत्रिक एक तारवाद के बजाय दुनिया का नेतृत्व करता है। के पास नियंत्रण कोई एक समझदार और अधिक सौम्य विकल्प मिलने तक दुनिया के नेतृत्व को बनाए रख तंत्र जारी है। पिछले कुछ वर्षों बात के बारे में बहुत कुछ सीखा जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका का जैसा मार्क अपनी कुछ मौत खबरों के बारे में था बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बातचीत से पी श्रीनिवास जो IFS 67 भारत और IA भारत वर्ण और वे एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन के साथ वो NSS सिविल सेवा अकादमी के निदेशक और केरल अंतर्राष्ट्रीय। अगली बड़ी न्यूज जिसका टाइटल है ड्यू टू कोविड-19 इन चेन्नई। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। चेन्नई में कोविड-19 के कारण हुई मौतों का अनुमान। शहर में कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की गणना उम्र पर निर्भर है और दूसरी लहर के दौरान भी अधिक। बातचीत के अंश हैं TS गणेशन, R राजारमन और R शंकर जी के साथ। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत धीरे धीरे SARS-CoV-2 की दूसरी लहर से उबर रहा है और अभी भी अनिश्चित है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं, और यदि हाँ तो कितनी तीव्रता से। कोविड-19 से वास्तव में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इसका आकलन करने से सरकारों और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को अपनी उपचार रणनीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिल सकती है। जब मृत्यु के मूल्यांकन की बात आती है तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 से संबंधित मृत्यु क्या होती है। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि भारत में कई कारणों से मौतों की संख्या कम है। यहाँ तक कि अमीर देशों में अतिरिक्त मौतों के अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों के आधार पर कम गिनती देखी गई है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान सही डेटा प्राप्त करने की वास्तविक दुनिया की समस्याओं को दर्शाता है। यह देखते हुए कि यह मामला है, भारत सरकार या राज्य सरकारों को यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम है। संकट की भयावहता और इसे दूर करने के लिए आवश्यक योजना की सटीकता को देखते हुए वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना कहीं अधिक सम्मानजनक है। इस लेख में हम चेन्नई में कोविड-19 के घातक होने का अनुमान लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दक्षिणी महानगर किस हद तक भारत और दुनिया को प्रभावित करने वाली कोविड-19 मौतों को कम करने का शिकार होता
है। यह इस समाचार पत्र में पहले प्रकाशित लेखों को जोड़ता है। चेन्नई के लिए अनुमान। महामारी की अवधि के दौरान अधिक मौतों का अनुमान लगाने के लिए पिछले वर्षों में हुई मौतों के सटीक आधारभूत डेटा की आवश्यकता होती है। चेन्नई के लिए हम 2015 से 2019 तक के दौरान दैनिक कुल सभी कारण मौतों (एसीडी) पर उपलब्ध आंकड़ों पर विचार करते हैं। इन आंकड़ों के मूल स्रोत चेन्नई निगम है। इस अवधि के दौरान एसीडी में प्रतिवर्ष लगभग 1850 यानी कि प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि हुई। चेन्नई की अनुमानित जनसंख्या भी लगभग उसी दर से बढ़ी है। इसलिए अपेक्षित कुल एसीडी का हमारा अनुमान, यदि महामारी नहीं हुई होती तो यह मानता कि एसीडी में यह निरंतर वृद्धि 2020-21 में जारी रहती। हम केवल 2018-19 के लिए आयु निर्भर एसीडी निकालने में सक्षम हैं, क्योंकि बढ़ती प्रवृत्ति की आयु निर्भरता को विश्वसनीय रूप से डेटा से नहीं निकाला जा सकता है, जो कि केवल 2 साल तक फैला है। 2018 से 2019 तक एसीडी का साधारण औसत आयु स्तरीकृत एसीडी के लिए आधार रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महामारी के दौरान एसीडी की जांच 2015 से 2019 तक एसीडी की आधार रेखा की तुलना में 2 स्पष्ट टिप्पणियों से पता चलता है। पहली लहर में लॉकडाउन से पहले मृत्यु दर में कमी आई है और 2 लहरों के बीच की अवधि के दौरान भी, को आप तालिका में देख सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास कारणों का वर्णन करने के लिए कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है और इन अवधियों के दौरान मृत्यु दर में गिरावट अस्पष्ट बनी हुई है। दूसरा, चेन्नई में कोविड-19 के कारण होने वाली पहली और दूसरी लहर के दौरान मौतों के एसीडी में वृद्धि हुई है। महामारी और एसीडी। मोटे तौर पर जब कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु दर कम थी, तब एसीडी में कमी आई थी, और इसके विपरीत जब यह अधिक थी। इस डेटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि एसीडी पर महामारी के 2 विरोधी प्रभाव थे। एक तरफ कोविड-19 के कारण मरने वालों के कारण एसीडी बढ़ गया, दूसरी ओर अन्य कारणों से होने वाली मौतों ओसीडी के कारण लॉकडाउन प्रभाव के कारण घटने के कारण भी इसमें कमी आई। फिलहाल इस द्वंद्व के कारण स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र तरीका मृतक के परिवारों के साथ एक मौखिक शव परीक्षण करना है। यह चेन्नई में व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया है। इस पुष्टि के लिए डेटा की अनुपस्थिति में अंडर काउंटिंग कारकों अधिक मौतों रिपोर्ट की गई कोविड-19 मौतों के रूप में परिभाषित किया गया है। महामारी की विभिन्न अवधियों के दौरान ऊपर परिभाषित चेन्नई के लिए अनुमानित अंडर काउंटिंग कारक के परिणाम दिखाए गए हैं। चित्र और तालिका में आप देख सकते हैं। इन अंडर काउंटिंग कारकों को शायद कम करके आंका गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसीडी पर पूर्व महामारी के आंकड़ों से अनुमानित महामारी अवधि के दौरान हमारी अनुमानित मौतों की संख्या लॉकडाउन प्रभावों के कारण ओसीडी में संभावित कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्पष्ट है कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में मौतों की कम गिनती बहुत अधिक थी। अधिक मौतों की आयु निर्भरता और कम गणना अनुपात दिखाया गया है चित्र में। किशोर 0 से 17 वर्ष और युवा वयस्क 18 से 44 वर्ष में एसीडी दूसरी लहर के दौरान युवा वयस्कों को छोड़कर महामारी अवधि घाटे से होने वाली मौतों के दौरान कम हो जाती है। पहली लहर में कम गिनती का अनुपात उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। बुजुर्गों के यह भी बताया गया है कि बुजुर्गों में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में काफी कम थी। हालांकि चेन्नई के आंकड़ों से इस विश्लेषण के संकेत मिलते हैं कि यह केवल इस तथ्य का परिणाम हो सकता है कि बुजुर्गों में मृतकों की संख्या पहली लहर के दौरान कम आयु वर्ग की तुलना में बहुत अधिक है। इस कम गिनती के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। यह भविष्य में मौतों के कारणों की गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि एक कम गणना हुई है के लिए विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है। तत्काल भविष्य के लिए प्रभावी नीति तैयार करने के लिए इस वायरल संक्रमण की गंभीरता को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये बातचीत के अंश थे 3 लोगों के साथ, जिसमें से टी.एस. गणेशन प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई में, आर. राजारमन जी होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के प्रोफेसर हैं, और आर. जयशंकर जी मानद प्रोफेसर हैं गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में। उपरोक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर।
अगली न्यूज जिसका टाइटल है एंडिंग द फॉरएवर, तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। हमेशा के लिए समाप्त। अमेरिका के लिए अन्य राष्ट्रों का रीमेक बनाने के आवेग का विरोध करना आसान नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी सैनिकों को काबुल से बाहर निकालने पर अपनी स्थिति का कड़ा बचाव किया है। एक ऑपरेशन जिसे व्यापक रूप से असफल और विनाशकारी माना जाता है, यह मानते हुए कि अन्य देशों में राजनीति में दखल देने का युग समाप्त हो गया था। उनकी टिप्पणी काबुल हवाई अड्डे के पास घातक आतंकी हमलों के साथ जाहिर तौर पर खराब नियोजित विकास की तीखी आलोचना के संदर्भ में आई थी। वापसी के बाद से अमेरिकी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लंबे युद्ध के अंत तक उनके प्रबंधन को मंजूरी देने वालों की तुलना में लगभग 2 गुने लोगों ने अस्वीकृत कर दिया। सर्वेक्षण में शामिल 56% व्यक्तियों ने विदेश नीति पर उनके प्रदर्शन को अस्वीकार कर दिया और उनकी समग्र नौकरी अनुमोदन रेटिंग थी 44% के नए निचले स्तर पर पहुंच गई। जब 71% अमेरिकियों का यह मानना कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन विफल रहा कि सर्वेक्षण के आंकड़ों को विदेश नीति में शासन परिवर्तन प्रतिमान से बचने के लिए बिडेन का वादा यह सवाल पूछता है कि क्या अमेरिका के गैर हस्तक्षेप का ऐसा नया युग संभव है या संभावना है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका किस हद तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की ताकतों को दूर से ही नियंत्रित कर सकता है। यह भी आंशिक रूप से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, चीन और रूस की रणनीतिक भूमिका पर निर्भर करता है। कोई भी कारक इस आशा को प्रेरित नहीं करता है कि अफगानिस्तान में विदेशी कब्जे, शासन परिवर्तन, परित्याग और अराजकता, रूढ़वादिता और इश्कबाजी में चूक के क्लासिक ऐतिहासिक चक्रों के एक और दौर में एक कदम के अलावा गड़बड़ सेना की वापसी भी थी। पड़ोस में आतंकी संगठन, गैर हस्तक्षेप संभव या संभावना है। अमेरिका के पास विदेशी सरकारों को आकार देने या गिराने और विदेशों में बनी ताकतों को प्रभावित करने की कोशिश करने का एक समृद्ध इतिहास है, जिसका अमेरिकी तटों पर प्रभाव था। 20वीं सदी की शुरुआत में इस तरह के गुप्त अभियानों के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उत्तरी अमेरिकी गोलार्ध में था और इसमें डोमिनिकन गणराज्य, हैती, होंडुरास, मेक्सिको, निकारागुआ और पनामा शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध के बाद की अवधि में इसमें ईरान, इंडोनेशिया और वेनेजुएला की पसंद शामिल थी, जिसमें इटली, फिलीपींस और जापान के चुनाव में कथित हस्तक्षेप शामिल था। एक विदेश नीति अभिजात वर्ग और खुफिया समुदाय के साथ कम से कम एक सदी के लिए अन्य देशों की राजनीति में आदतन दखल देने के लिए श्री ब्रिटेन के इस व्यस्तता से अपना सिर मोड़ने की संभावना कम है। यह सच है कि अपने पूर्ववर्ती के आगमन के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नीति निर्माण के अधिक आवक केंद्रित प्रतिमान की दिशा में एक कठोर रास्ते पर रहा। अमेरिका पहले रखता है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ तत्वों को अस्वीकार करने पर पुनर्विचार करता है, लेकिन अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से देशी लोक लुभावनवाद का आह्वान हमेशा एक हद तक विदेशों में दखल देने के प्रलोभन के साथ सह-अस्तित्व में रहा है। इसलिए बाइडेन प्रशासन के आवेग इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति में केवल एक अस्थायी खामोशी का कारण बन सकती है। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज और अगली न्यूज जिसका टाइटल है एन अनइवन अपटिक। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक असमान उठाव। जीएसटी राजस्व के रुझान से संकेत मिलता है कि वसूली न तो सुचारू है और न ही तेज। अगस्त में 1.12 लाख करोड़ के सकल राजस्व के साथ जीएसटी ने अब लगभग पूरे एक वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ प्रतिमाह से अधिक प्राप्त किया है। पिछले 11 महीनों में एकमात्र झटका जून में आया, जब दूसरे कोविड-19 लहर के बाद टेकिंग 93,000 करोड़ के नीचे गिर गई, जिसने राज्यों में गतिशीलता प्रतिबंधों को मजबूर कर दिया। उन प्रतिबंधों में उत्तरोत्तर ढील दी जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे वे एक साल पहले थे, जब देश ने चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय तालाबंदी को देखा था। उन चढ़ावों की तुलना में अगस्त संग्रह 30% अधिक है और 2019-20 के पूर्व महामारी स्तरों से भी 14% अधिक है। हालांकि किसी को यह याद
याद रखना चाहिए कि उस वर्ष भारत का विकास तेजी से रुका था, जबकि घरेलू लेन देन से राजस्व में 27% की वृद्धि हुई। कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित प्रमुख औद्योगिक राज्यों में तेजी से वृद्धि देखी गई। सरकार को उम्मीद है कि ऐसे मजबूत जीएसटी राजस्व जारी रहेगा। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि ऐसा हो सकता है जब तक कि तीसरी लहर की आशंका सच न हो जाए, जिससे लॉकडाउन शुरू हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोविड से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ अर्थव्यवस्था तेजी से ठीक हो रही है या नहीं। अगस्त में एकत्र किया गया जीएसटी काफी हद तक जुलाई में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है और अधिकांश राज्यों में गतिशीलता प्रतिबंधों को जून की तुलना में उस महीने और आसान कर दिया गया था, जिसे दक्षिणी राज्यों को शामिल किया गया था। जुलाई में उत्पन्न जीएसटी ई वे बिल जून में 1.8 मिलियन से बढ़कर औसत 2.1 मिलियन हो गया। फिर भी क्रमिक आधार पर अगस्त में जीएसटी राजस्व जुलाई में एकत्र किए गए 1.1 लाख करोड़ रुपए से लगभग 4% कम है। यह रिकवरी तेज की बजाय तड़का हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह पिछले कई महीनों में दोहराए गए उच्च अनुपालन स्तरों के सरकार के दावों को संलग्न संख्याओं के साथ मिलान करने की आवश्यकता। 4 साल पहले जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत में इसमें 6.6 मिलियन करदाता थे। इस जुलाई में जीएसटी दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह बढ़कर 12.8 मिलियन हो गया है, लेकिन उनमें से कितने हर महीने रिटर्न दाखिल कर रहे हैं यह पता नहीं है, क्योंकि सरकार ने फरवरी 2021 से उस संख्या का खुलासा करना बंद कर दिया है। इससे जीएसटी राजस्व पर अनुपालन और वृद्धि के प्रभावों को दूर करना लगभग असंभव हो जाता है। मानक डेटा बिंदुओं से विचलित होने से संदेह होता है कि वे क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। सरकार डेटा प्रकटीकरण की गुणवत्ता को बहाल करने और बढ़ाने के लिए अच्छा करेगी। यहाँ तक कि राज्यवार राजस्व में भी हाल ही में चुनिंदा रूप से साझा किया गया है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने प्रकाश डाला है, अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक रूप से तैयार है। अगस्त में विनिर्माण वसूली लड़खड़ा गई है, सेवाओं पर दबाव बना हुआ है, निर्यात मजबूत बना हुआ है, लेकिन जीएसटी संग्रह की तरह महीने दर महीने आधार पर फिसल गया है। इसी के साथ एडिटोरियल की ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज। अब हम पहुंच चुके हैं एडिटोरियल की सबसे अंतिम न्यूज पर, जिसका टाइटल है डुपर फ्लीसर जेलबर्ड। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। डुपर फ्लीसर जेल सुकेश चंद्रशेखर ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और व्यापारियों को लोगों से पैसे निकालने के लिए प्रताड़ित किया है, जिनमें से कई के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले हैं। देवेश के पांडे और एस विजय कुमार ने हाई प्रोफाइल कॉनमैन की रिपोर्ट दी, जिन्होंने जांचकर्ताओं को अपने पैर की उंगलियों पर रखा है। 32 वर्षीय सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपनी एड़ी को ठंडा करते हुए बैठे हैं। उस पर एक आलीशान बंगले से नहीं, बल्कि रोहिणी जेल के परिसर से, जहां वह पिछले 1 साल से बंद है, एक अच्छी तरह से तेल से रंगा हुआ रंगेदारी रैकेट चलाने का आरोप है। 4 साल पहले चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने वीके शशिकला और टीटीवी दिनकरन के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के साथ एक धड़े के साथ कथित तौर पर सौदा करने गिरफ्तार किया था। यह आश्वासन देकर कि उन्हें 2 पत्ते मिले। चेन्नई के आरके नगर उपचुनाव से पहले अन्ना द्रमुक का चुनाव चिन्ह, जो लाइन का अर्थ ये है कि उन्हें 2 पत्ते मिलेंगे, जो कि चेन्नई के आरके नगर उपचुनाव से पहले अन्ना द्रमुक का जांचकर्ताओं का कहना है कि चंद्रशेखर ने उनसे वादा किया था कि वह काम करवाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देंगे। प्रवर्तन निदेशालय कुछ व्हाट्सएप चैट में मिलता था कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन शामिल। समय के साथ यह पता चला कि कोई राशि नहीं, लगभग 200 करोड़ रुपए पास थे। यह मिस करते हुए कुछ गड़बड़ है। जांचकर्ताओं ने मामले पर सावधानी पूर्वक काम एजेंट साइबर विशेषज्ञ सफलता हासिल और के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस प्रिंट को ट्रैक कर फोन के स्थान का पता लगाने भी लोगों की शिकायत के आधार पर उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी मोटी रकम के बदले में मदद का वादा करने वाले फोन आए। जांचकर्ताओं ने इन अधिकारियों लैंडलाइन आउटगोइंग कॉल कार्ड जांच आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड से पता चला शिकायतकर्ताओं कोई कॉल का मतलब था नंबरों के साथ बाजी गई। स्पूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को धोखा देने के लिए कॉल करने वाले के फोन के नंबर को उसकी पसंद के नंबर के साथ मास्किंग। जांचकर्ताओं कहने के सब कॉल रोहिणी जोड़ कॉल रोहिणी जेल और कॉल करने वाला पहले चंद्रशेखर अपने जबरन वसूली व्यवसाय को चलाने कई निभा, कभी एक सरकारी अधिकारी तो कभी एक व्यवसायी और यहाँ तक कभी एक राजनेता का पोता भी। वे व्यवसायी वरिष्ठ राष्ट्र जिनमें से कई बड़े पैमाने
पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार मामला छल कपट कला बात वाली उपड़ी बात करने वाले और समझ वाली समस्याओं का उल्ले पर समाधान करने का वादा। जांच के दौरान पुलिस ने बाद में 2 जेल कर्मचारियों की पहचान, एक सहायक जेल अधीक्षक और एक अधीक्षक, जिन्होंने पुलिस ने स्वीकार किया बंद होने के बाद अब जेल 2 दर्जन अधिकारियों का तबादला कर दिया। साथ प्रवर्तन निदेशालय वर्तमान जांच के तहत अपराधों आय माध्यम सभी पहचान करने के लिए लॉन्ड्रिंग जांच जबरन उसका अभी तक स्थापित हुआ है। जांच उन सभी जांच कर जहां कानूनों का सामना कर रहे लोगों को बड़ी रकम के बदले में बाहर निकलने का रास्ता बताने वाले कॉलों का स्रोत लंबे समय तक नाकाम, क्योंकि लोगों अपना मुंह प्रत्यर्पण कुछ मामले पहले वर्ग भेद पुलिस भागों में दर्ज किए गए थे। एक पर अलग आरोप जांच अधिकारी निष्कर्षशाला आईडी के लिए और ऐप के कॉल पहली बार 2004 में राजा में अगर किया जाता है। साझा अभियान शुरू दिल्ली स्पेशल फलता जब फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह आदित्य सिंह शिकायत मिली, जिससे 2000 में एक मामले में दिल्ली अपराध शाखा द्वारा उसके भाई मालविंदर सर के आरोप व्यक्ति ने धोखा दिया था, जिस उन्हें पहली बार उन्होंने कहा कानून मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी आपत्ति राहत दिल मदद कर आरोप मालविका के आधार पर की जाल बह गया था। शिकायत करता हुआ कई टीमों द्वारा एक ऑटो चालक को पैसटाओं का आरोप मोबाइल बरामद जांचकर्ताओं के आराम पता लड़े और बाद आरबीएल के बैंक प्रबंधक और अविनाश लाल को फंड ट्रांसफर हवाला। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के आधार पर शोधन निवारण 2002 तहत एक जांच और चंद्रशेखर और मलयालम फिल्म उद्योग एक अभिनेत्री मारिया पॉल से जुड़े कई अनोख तलाश, जिन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रसिद्ध फिल्म मद्रास कैफे में अभिनय किया था, जिनसे चेन्नई में समुद्र के सामने एक बेनामी बंगले की भी पहचान की। जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने रोल्स रॉयल होस्ट बेंटायागा, फेरारी 458, इटालिया बर्गनी उरुस केलेड और मर्सिडीज एएम 63 जैसी ब्रांडों के लग्जरी वाहनों का एक तलाश दल उसी इमारत तक जिसकी देखरेख कार्यवाही कर रहे। एक अधिकारी के शब्दों में बंगले असाधारण शैली उन्होंने संगमरमर के फर्श और साचे काले फर्नीचर जिम एक होम थिएटर और सोने परत वाली दूसरी मंच पर एक विशाल बार में बड़ी में जूत बैग और ब्रांड कपड़े फेरागामो चैनल डायर लुई विटन शुरुआत तलाश बंग के अलावा एक बस 16 हाई वाहन। फोटो के आधार पर जांचकर्ताओं ने पाया चंद्रशेखर अपने दिनों हाई एंड वाहनों का शौक था। बंगलुरु में वह लाल बत्ती वाली कारों में घूमते थे और अपना काम जिन साथ जब कोई छोड़ने वाला चंद्रशेखर कर्नाटक बंगाल का और रबर ठेकेदार काम। चंद्रशेखर 17 साल कानून उन्होंने कर्नाटक पेटी और कथित तौर पर सफलता और कई बात सफलताओं साहिब वह दिखाई फाइल यदि अधिकारी का निवेदन मामले में होता पर चंद्रशेखर ने केवल साहस दिखाया बल्कि उनके कौशल काफी कई भाषाएं बोली जल्दी हासिल यह चालक वह दिल्ली वाले कानून और मंत्रालय जांचकर्ताओं कॉल और सौदवर्ग जांच के रूप और कानून कार्यवाही का सामना करने वालों कभी कभी मांग करते थे गिरफ्तार न किया जाए। जब सौदा हुआ तो व्यवस्था को अंधेरे के लिए जांच करने वाले या एजेंसी नेतृत्व वाले अधिकारी चंद्रशेखर कॉल आदर्श पर वास कार्यालय या अधिकारी का हुआ जिस कॉलर या सत्यापन दर्ज गिरफ्तारी गिरफ्तार के बाद मानद बाद 2009 बालाजी उन्होंने अधिकारी दुबई में पली बड़ी 2000 चंद्रशेखर जमानत बाहर आया 2000 में फिर वह उस समय मई भागने बात कोलकाता अधिक राशि वाले और अपना मामला गिरफ्तार बाद 10 करोड़ नकद एक फर्जी भी जिस राज्य और संसद मर्सिडीज कार सबका इस्तेमाल अत्यधिक खराब संभावित परिस्थिति बहाल जो हटाने के लिए आरोप आवाज का भारत मोबाइल तक एक जांच अधिकारी का कहना है कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रवृत्ति के साथ चंद्रशेखर कथित रूप से धोखाधड़ी मिले वह मई 2019 दिल्ली की अदालत समक्ष एक सरकारी वकील द्वारा उन्हें जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रस्तुतियों में परिलक्षित यह प्रस्तुत किया गया था कि उसके खिलाफ 3 नई प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज जब वह दिनाकरन मामले में उस हिरासत में था। एक मामले में उस कथित तौर पर एक न्यायाधीश प्रभावित करने के लिए कांस्टेबल फोन का इस्तेमाल कोर्ट की न्यायाधीश का रूप धारण करके जमानत पर अन्य मामले उस तौर पर कानून मंत्री शिव एशिया और एक मामले में पक्ष देने के लिए मुंबई जिला न्यायाधीश से संपर्क। तीसरे मामले में उन पर पुलिस एस्कॉर्टिंग स्टाफ को रिश्वत देने और प्रबंध करने का आरोप लगाया था जबकि उन्हें अदालतों के सामने पेश किए जाने से पहले बेंगलुरु कोयम्बटूर और मुंबई ले जाए। प्रवर्तन निदेशालय यह भी सत्यापित कर रहा है क्या एक पूर्व राज्यसभा सांसद और एजेंसी द्वारा अलग अलग मामलों में गिरफ्तार गए अन्य हाई प्रोफाइल आरोप को भी चंद्रशेखर द्वारा 25 करोड़ रुपए और 11 करोड़ रुपए की दड़ी गई जब वह रोहिणी जेल। चंद्रशेखर पर पूंजी घोटाले के जरिए मुंबई में करीब 500 लोगों को ठगने का 2015 में के साथ मामले गिरफ्तार किया। खराब स्वास्थ्य बहाने उन्होंने बाद में खुद अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के रूप एक फोन कॉल करके संपत्ति की नीलामी और मई 2016
2016 में मुंबई में उसे फिर गिरफ्तार। चंद्रशेखर फिर सीबीआई हैदराबाद द्वारा 16 जनवरी 2000 दर्ज एक तेलुगु देशम पार्टी के सांसद रायपत संभाशिव राव ट्रांस इंडिया के निदेशक और प्रमोटर सीआई मामला 7,956 रुपए के बैंक लगाएगा। न्यायिक अधिकारी दावा करने एक व्यक्ति ने फोन रुपए नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने के मामले से बाहर डालने के लिए 100 करोड़ रुपए। हालांकि सांसद ने गड़बड़ी को भांप लिया और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। प्राथमिकी के अनुसार 2020 दिल्ली मुख्यालय में स्थापित लैंडलाइन को धोखेबाजों द्वारा धोखा दिया गया था और राव मोबाइल फोन पर कई कॉल। चंद्रशेखर के खिलाफ स्थापित सभी मामले या तो जांच दायरे में हैं या विचाराधीन, जहां पुलिस उस सही पहचान करने की कोशिश कर। वहीं प्रवर्तन निदेशालय मामले से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की जांच कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का गवाह बयान हाल ही में एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया, जिनसे कथित तौर पर जेल के अंदर से उनके द्वारा संपर्क किया गया। जैसे लोगों ने बात जांच करता जबरन वसूली असाधारण को एक दिनाकरण मामले में चंद्रशेखर ने पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के लिए दोष का अनुरोध किया, जिसने 14 जुलाई 2017 को निचली अदालत समक्ष आरोप पत्र दायर किया था। नवंबर 2018 में अदालत और अन्य खिलाफ आरोप तय करना दिया था। भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार वारण अधिनियम प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आगे कार्रवाई जारी। 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद आरोप समय बिहार और बाद में रोहित जिताए। चंद्रशेखर के पास अपने मामले में बहस करने वाले हाई प्रोफाइल वकीलों की पूरी बैटरी। अदालत अनुमति दिए वह 2 बार जमानत या पैरोल पर बाहर आ चुका है। इस साल जून में दिल्ली न्यायालय ने आधार पर 2 सप्ताह अंतरिम हिरासत जमानत की। उसमें गंभीर रूप और उन्हें चेन्नई में अस्पताल में भर्ती और सर्जरी उसके बाद जमानत अवधि 2 जुलाई तक बढ़ा दी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत ताकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चंद्रशेखर को एक पुलिस वाला ले जाए का खर्च से वहन करना। पहले उन्हें अपने पिता से मिलने की अनुमति दी गई, जो तब ल्यूकेमिया से पीड़ित। उस अवधि के दौरान उन्होंने कोविड-19 को अनुबंध किया और जमानत की अवधि बढ़ा दी। चेन्नई के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस रोहिणी जेल में थे। वह स्पष्ट रूप से व्यवसाय में भी वापस आ। तो इसी के साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल न्यूज समाप्त होती हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।